गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वर्चुअल क्लास। आज की इस वर्चुअल क्लास में पहले हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल और उसके बाद हम कुछ करेंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ओके, तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन ए हिल। एक ट्रक है जो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है और रोल डाउन मीन्स कि वो नीचे स्लाइड कर रहा है a hill with constant acceleration with constant acceleration। ये हमारे पास फर्स्ट लाइन है। it travels a distance of 400 meter in 20 seconds, find its acceleration and find the force acting on it if its mass is 7000 kg। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको दिख रहा होगा जैसे कि अंडरलाइन किया होगा। तो ये अंडरलाइन क्यों किया हुआ है? क्योंकि आपको एक स्टेटमेंट देखने के बाद, एक न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखने के बाद आपको उसमें से क्या निकालना है, यानी कि क्या आपको गिवन आउट है फॉर योर न्यूमेरिकल, फॉर द सॉल्यूशन ऑफ योर न्यूमेरिकल, ये आपको देखना आना बहुत जरूरी है। तो जैसे हम फर्स्ट टाइम दोबारा देखते हैं, एक ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रक है जो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। अब रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, एक मिनट। रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी मतलब है। यहां से आपको क्या पता लग रहा है? सॉल्यूशन 1 आपको यहां से पता लग गया कि इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी आपके पास दैट इज u 0 है। इस पॉइंट से आपको पता लगा। फिर रोल्स डाउन विद ए फ्रॉम ए हिल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहां से आपको कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं पता लग रही। उसके बाद सेकंड लाइन, इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, यानी कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड s, ये आपके पास है 400 मीटर। फिर आपको पता लग रहा है इन 20 सेकेंड मींस टाइम, टाइम आपके पास है 20 सेकेंड। अब आपको क्या करना है? फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन मार्क, और आपको फोर्स फाइंड आउट करनी है, फोर्स, ये आपको फाइंड आउट करनी है। और इसके साथ आपको क्या दिया हुआ है? इफ इट्स मास इज 700 kg, मास भी आपको गिवन है, मास ऑफ द ट्रक 7000 kg। तो ये पार्ट आपके पास गिवन है। ये पार्ट हमें कहां से मिला? ये पार्ट हमें न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को पढ़ के मिला है। और अगर आपको ये पार्ट मिल जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि 50% क्वेश्चन तो आपका हो गया। अब आपको करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए के लिए आपके पास फॉर्मूलेज अवेलेबल है और आपके पास एफ को फाइंड आउट करने के लिए भी फॉर्मूले अवेलेबल है। जैसे ए के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? एक फॉर्मूला हमारे पास है ये v माइनस यू बाई टी। लेकिन ये फॉर्मूला आप सिर्फ तभी यूज कर सकते हो जब आपके पास सभी पैरामीटर्स हो, जैसे कि भाई u हो, v हो और t हो। ये तो आपको निकालना ही है, यानी कि आपके पास तीनों पैरामीटर होने चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास u भी है, हमारे पास t भी है, लेकिन हमारे पास v नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। और जब हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते तो फिर हम अपने चलते हैं दूसरे फॉर्मूले पर। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और हमें फाइंड आउट करना है ए हमें फाइंड आउट करना है। और उसके अलावा अगर हमें सब कुछ दिया हुआ है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब देख लेते हैं, एस हमें एस गिवन है, यू हमें गिवन है, टी हमें गिवन है 1/2 कांस्टेंट क्वांटिटी, ए हमें फाइंड आउट करना है और टी अगेन हमें गिवन है। तो यानी कि ये वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज कर सकते हैं और हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। वैल्यूज को पुट करेंगे, यहाँ पर आएगा 700 मीटर, यू की वैल्यू 0, टाइम की वैल्यू 20 प्लस 1/2, ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, टी की वैल्यू 20 का स्क्वायर, इस तरह से। अब 0 इंटू समथिंग कुछ भी अगर आपके पास है वो 0 ही बन जाता है। तो ये पूरा फैक्टर यानी कि पूरी ब्रैकेट आपके पास आ गई। इसका सोल्यूशन क्या है आपके पास? 0। अब बारी आती है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2, ए को हम ए ही रखेंगे, 20 का स्क्वायर 400। तो इस तरह से आपके पास सोल्यूशन हो जाएगा 1/2 ए 400, यहां पर आ जाएगा 200 कट के, और ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 400 डिवाइडेड बाय 200 मींस 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है इस क्वेश्चन के लिए? 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन का हमारे पास यहाँ पर पार्ट सॉल्व हो चुका है।
ये पार्ट हमने यहाँ पे सोल्व कर दिया। अब बारी आती है इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सोल्व करने की। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, जब भी आप न्यूमेरिकल में कभी भी सॉल्यूशन करते हो तो उसका आंसर हमेशा ब्रैकेट में लिखा करो, इस तरह से बॉक्स में लिखा करो, ताकि आंसर सीधा हाईलाइट हो कि आंसर आपके पास है क्या। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। अब बारी आती है इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करनी है फोर्स एक्टिंग ऑन इट। फोर्स एक्टिंग ऑन इट मींस फोर्स एक्टिंग ऑन द ट्रक। तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी हैव फोर्स इज इक्वल टू ma। तो हमारे पास मास ऑलरेडी गिवन है 7000 kg और a की वैल्यू हमारे पास है 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, जो अभी हमने यहाँ पे निकाली, सीधा इसको पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1400। मास की यूनिट क्या थी? केजी। एक्सेलरेशन की क्या थी? किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड। अब आपको एक बात पता है कि 1 किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड होता है 1 न्यूटन के। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू 14,000 न्यूटन। तो ये है हमारे पास हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। आप यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर देख सकते हैं और इसे कॉपी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर, वैसे आपको समझ में आ भी गया होगा। तो यहाँ से हमने शुरू किया फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है और ये हमारे पास ये सेकंड पार्ट है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा? स्टेप क्या है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए? सबसे पहले आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट बार बार पढ़नी है, जिससे आपको उसके अंदर दिए हुए पैरामीटर्स या उसके अंदर दिया हुआ गिवन क्वांटिटी आप निकाल सको। सबसे पहले आप सभी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे और उसमें से गिवन पार्ट को निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? ए स्टोन ऑफ 1 kg। हमारे पास क्या दिया हुआ है? एक स्टोन दिया हुआ है, एक पत्थर दिया हुआ है और उसका मास है 1 kg। मास इज 1 kg इज थ्रोन, उसको फेंका गया है विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि ये क्या हुई आपके पास? ये आपके पास हो गई इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि इसे आपने थ्रो किया है। इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस। अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस मींस एक लेक है जो ठंड की वजह से जम चुकी है और उस फ्रोजन सरफेस पर हमने स्टोन को थ्रो किया है। ठीक है, और वैसे यहाँ पर इसका कुछ खास मतलब नहीं है, यहाँ पर अगर सिंपल ग्राउंड होता तब भी यही होता। यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि इस तरह से टीचर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। एक फ्रोजन सरफेस, एक ग्लास सरफेस, इस तरह से वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपको मतलब है सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी से, जो वैल्यूज आपको दी हुई हैं। ठीक है, ऑफ ए लेक एंड कम्स टू रेस्ट। यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कम्स टू रेस्ट। कम्स टू रेस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे यहां पर था स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। उसी तरह कम्स टू रेस्ट का मतलब क्या है? फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए कि कम्स टू रेस्ट का मतलब क्या होता है और स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या होता है। तो हमेशा हमेशा ध्यान रखना, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मींस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 और कम्स टू रेस्ट मींस फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, डिस्टेंस ट्रेवल जो किया है 50 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 50 मीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस? आपको फोर्स फाइंड आउट करनी है, आपको फाइंड आउट करनी है फोर्स। तो आपका दिमाग यहां पर चलना शुरू हो गया होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? फोर्स निकालनी है। फोर्स के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट होता है m इंटू ए। तो मास आपको डायरेक्ट दिया हुआ है 1 kg, ए आपको डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। जब आपको ए डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ए को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। या फिर आप क्या कर सकते हो? आप यहां पर इस फॉर्मूले को चेंज कर सकते हो इस तरह से, जो भी आपको सही लगता है आप वो कर सकते हो। या तो उसको पहले एक्सेलरेशन को सेपरेट फाइंड आउट कर लो और उसके बाद वैल्यू को सीधा पुट करो, या फिर आप फॉर्मूले को ही चेंज कर दो। आपके पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू एम ए, एक होता है V माइनस यू बाई टी। आपने ये ध्यान रखना है कि U माइनस V नहीं होता, बहुत ध्यान देना है अपने इस बात पर, फॉर्मूले पर। अगर आप फॉर्मूले की वैल्यू गलत पुट करते हो या फॉर्मूले को ही गलत पुट करते हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। एक्सेलरेशन V माइनस यू बाई टी। V माइनस यू बाई टी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल
वेलोसिटी बाय टाइम। यहां पर आपको टाइम नहीं दिया हुआ, देखो कितनी, देखो यहां पर हमने फॉर्मूला जरूर बनाया, इसका ये फॉर्मूला होता भी है, लेकिन ये फॉर्मूला हमारे लिए यूजफुल नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें ए को किसी दूसरे मेथड से फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें ए को किसी दूसरे मेथड से फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी कि ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए कामयाब नहीं हो सकता। इसको हम कट कर देते हैं, हम इसी फॉर्मूले के साथ जाएंगे और यहां पर ए को सेपरेट ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, ए को हम यहां पर सेपरेट सॉल्व करेंगे। ए के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, ये फॉर्मूला हमारे लिए यूजफुल नहीं है। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास होता है a इज इक्वल टू वी स्क्र माइनस यू स्क्र बाय 2s। s मींस डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, तो हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। v की वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर, u की वैल्यू 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एस। एस की वैल्यू हमारे पास है 50, तो यहां पर हम क्या करेंगे 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a, अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ध्यान से सुनो। वो बात क्या है? कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि यहां पर 0 दिया हुआ है तो 0 को तो खत्म कर देते हैं और यहां पे 20 का स्क्वायर सीधा 400 लिख देते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है? आपने स्टेप्स को फॉलो करना है, और स्टेप्स को जब आप फॉलो करोगे आपको यहां पर पता चलेगा कि 0 माइनस 20 का स्क्वायर है, यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर है, यानी कि 0 माइनस 400 अगेन एंड डिवाइड बाय 100 एंड डिवाइड बाय 100, क्योंकि 2 इंटू 50 100 होता है। तो यहां पर 0 माइनस समथिंग का जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। जैसे मान लो 400 माइनस 0 होता है तो 400 हम सीधा लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको ध्यान देना है कि 0 माइनस 400 है तो इसका आंसर सीधा 400 नहीं होगा बल्कि माइनस 400 होगा। तो इस वजह से कुछ बच्चों का क्वेश्चन बहुत गलत होता है। आप लोग भी गलत कर सकते हो अगर आपने ये क्वेश्चन फ्लो में कर दिया, जल्दबाजी में कर दिया या बिना कंसेप्ट को ध्यान में रखे किया तो यहां से आपके पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -4 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है? -4 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे अपने फोर्स के फॉर्मूले में, तो फोर्स हमारे पास आ जाएगी F इज इक्वल टू एम में, एम की वैल्यू 1 kg, एक्सेलरेशन की वैल्यू -4 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, इस तरह से। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाता ना तो बहुत सारे बच्चे क्या कर सकते हैं 1 - 4 करके आंसर -3 दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना, आपने ध्यान रखना। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो हो जाती हैं फ्लो में। फ्लो में मींस जब आप जल्दबाजी में करते हो तो आपने कॉन्फिडेंस होना जरूरी है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, इस बात का ध्यान रखना है। तो 1 kg इंटू ब्रैकेट में है -4 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, तो अब इसका आंसर क्या होगा? -4 किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड। और ये आपके पास किसके इक्वल होता है? ये आपके पास इक्वल होता है 1 न्यूटन के, यानी कि हमारा आंसर हो गया फोर्स इज इक्वल टू -4 न्यूटन। फोर्स इज इक्वल टू -4 न्यूटन। अब यहां पर एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करना, अब यहां पर आपको एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करनी है कि हमारा आंसर माइनस में आया है, तो क्या हमारा आंसर माइनस में आना चाहिए? सबसे पहला टारगेट आपका ये होता है, ये होना चाहिए। तो आप ये देखो कि आपको निकालना क्या था? आपको निकालना था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि फ्रिक्शन जो होती है हमेशा मोशन के अपोजिट होती है, तो इसीलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। अगर सपोज करो यहाँ पर -4 की जगह +4 आ जाता, तब आपका दिमाग या तब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बनना चाहिए कि इसका आंसर पॉजिटिव में क्यों आया, क्योंकि हमें निकालनी है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मोशन से अपोजिट होती है, तो नेगेटिव आंसर आना चाहिए। तो इस तरह से हमारा आंसर नेगेटिव ही आएगा। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये सोच लेते हैं कि कोई भी आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप 9th के क्वेश्चन करोगे, न्यूमेरिकल्स करोगे, उसमें 90% से भी ज्यादा क्वेश्चन के अंदर आंसर पॉजिटिव है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे ये आइडिया लगा लेते हैं कि जो -4 आया है गलत आया है, और वो क्या करते हैं इसको +4 बनाने के लिए यहाँ पर चेंज कर देते हैं। यहाँ पर वो क्या करेंगे 20 स्क्वायर -0 स्क्वायर कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपने, आपके आंसर नेगेटिव भी आ सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि कब आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, कब आपका आंसर नेगेटिव आएगा। और कई बार हम ये चेक भी कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर पॉजिटिव आया है वो पॉजिटिव आना भी चाहिए या नहीं, अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव आना चाहिए या नहीं। तो क्योंकि यहाँ पर हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है। और देखो ध्यान से, सबसे पहली एक और इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले मोशन में था और बाद में वो क्या आ गया, 0 पे आ गया, यानी कि बाद में वो रुक गया। अगर कोई चीज रुक गई है बाद में तो उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा हमेशा नेगेटिव आएगी, क्योंकि उस केस में क्या होता है, उस केस में आपके पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी कम होती है, और जब भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी कम होती है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है। ये बात आपने ध्यान रखनी है।
क्लियर है? तो इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर है, आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, इसके बाद आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके पास होंगे वो क्वेश्चन आप कर पाओगे। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे वो हम बाद में करेंगे, लेकिन आपके पास 9th क्लास के अकॉर्डिंग सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, तो सिंपल क्वेश्चंस इसी तरह से आपके पास आएंगे और आप उन सभी को कर पाओगे। ठीक है, इसका सोल्यूशन नंबर 2 यहां पे लिख लेना। अब बारी आती है सोल्यूशन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 सेकंड। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट है हमारे पास, सपोज करो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जिसका मास 100 kg है, मास से 100 kg, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज की है। उसकी वेलोसिटी कैसे इंक्रीज करी है? फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। जो टाइम लगा है इसे, टाइम इसे लगा है 6 सेकेंड। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड इनिशियल मोमेंटम एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। यानी कि हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें इनिशियल मोमेंटम फाइंड आउट करना है और हमें ये बताना है कि उसकी इस फोर्स को चेंज करने में, यानी कि उसकी वेलोसिटी को चेंज करने में, इनिशियली वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा था, हमने उसे 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसे चेंज कर दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा? हमने कुछ ना कुछ फोर्स लगाई होगी। तो जो फोर्स हमने लगाई है उसी फोर्स को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर है आपके पास? तो गिवन पार्ट भी आपके पास क्लियर है। मास आपके पास 100 kg, इनिशियल वेलोसिटी मींस u आपके पास 5 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड आपके पास है फाइनल वेलोसिटी, टाइम आपके पास है 6 सेकंड। ओके, तो हमें निकालना है इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू वी, यानी m इंटू मास इंटू वेलोसिटी। लेकिन हमें क्या निकालना है? इनिशियल मोमेंटम निकालना है। इसीलिए हम जो वेलोसिटी यूज करेंगे वो कौन सी वेलोसिटी यूज करेंगे? इनिशियल वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि हमें इनिशियल मोमेंटम निकालना है। तो इनिशियल मोमेंटम आपके पास आ जाएगा 100 मास इंटू यू, यू की वैल्यू आपके पास है 5, तो 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये आपके पास आ गया इनिशियल मोमेंटम, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल पी आई से। हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल पी आई से। पी स्टैंड्स फॉर मोमेंटम, आई स्टैंड्स फॉर इनिशियल। अगर इसी तरह से मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम पूछ लेता, जैसे यहाँ पे पूछा नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछ लेता तो क्या करना था? आपने सिर्फ और सिर्फ m इंटू वी करना था। क्या करोगे आप? सिर्फ और सिर्फ m इंटू वी करोगे। m इंटू वी का मतलब क्या है? मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। तो मास हमारे पास कितना है? 100, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास आ जाएगा फाइनल मोमेंटम। क्योंकि निकालना नहीं है इसलिए जस्ट आपको बताया, इसको बॉक्स में हम नहीं लिखेंगे। अब बारी आती है फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। हमें फोर्स निकालनी है, तो फोर्स का फॉर्मूला आपके पास क्या है? आपके पास फोर्स का फॉर्मूला होता है ma, लेकिन यहां पर हमें कोई एक्सेलरेशन तो दे नहीं रखा, तो हम इसका कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे इसकी इक्वेशन से, और वो इक्वेशन क्या होती है? चेंज इन मोमेंटम बाय, या फिर इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप उससे भी करते हो तब भी सेम ही आंसर आने वाला है। चलो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, एम वी माइनस यू बाय टी। ए का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। मास की वैल्यू हमारे पास है 100 kg, फाइनल वेलोसिटी 8, इनिशियल वेलोसिटी 5 और टाइम हमारे पास है 6 सेकंड। तो 100, 8 माइनस 5 आपके पास क्या आएगा? 3, पॉजिटिव 3। तो 3/6, ये 3/6 कट जाएगा 2 पे और ये कट जाएगा 50 पे। तो आपके पास फोर्स आ जाएगी 50 न्यूटन। आपके पास फोर्स क्या जाएगी? 50 न्यूटन। तो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने आ गया है। आपने इसको देख लिया होगा, आपने इसको समझ लिया होगा। आपके पास ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अगर आप इनकी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन भी कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन, और इस फर्स्ट पार्ट मींस फर्स्ट चैप्टर, मोशन चैप्टर, मोशन चैप्टर के जो न्यूमेरिकल है वो बिल्कुल इसकी तरह ही है, यानी कि चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के जैसे ही हैं। बस वहां पर आपके पास 3 इक्वेशन थी,
और उन तीन इक्वेशन के साथ, तीन इक्वेशन कौन कौन सी थी वहां पर आपके पास? तीन इक्वेशन आपके पास थी, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। बस आपने क्या करना है, आपके पास इन तीन इक्वेशन के साथ एक इक्वेशन और जुड़ जाएगी, f इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू एम ए मीन्स न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकली एक्सप्रेशन। और एक आपके पास क्या जुड़ सकता है? मोमेंटम, P इज इक्वल टू एम वी। P इज इक्वल टू एम ए। P इज मोमेंटम जो कि इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी के, मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी कौन सी यूज करनी है वो डिपेंड करता है कि आपको इनिशियल मोमेंटम निकालना है या आपको फाइनल मोमेंटम निकालना है। इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट पार्ट जो कि न्यूमेरिकल से रिलेटेड था ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, कुछ 2 या 3 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, उन क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलो हम उन क्वेश्चन को देख लेते हैं अब। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए या थ्योरेटिकल क्वेश्चन में जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास बनता है वो बनता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के इसके पूरे चांसेस रहते हैं और इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन में आपको इसका रीजन या समझना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन क्या आपके पास, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ motion is consistent with Newton's first law of motion, first law of motion। इसको आपने एक्सप्लेन करना है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज कंसिस्टेंट विद न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले ये समझो कि आपको इसमें क्या करना है। सबसे पहले इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं और एक्सप्लेन करने के बाद जो आपको लिखना है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें आपको करना ये है, या फिर इसमें वो जो क्वेश्चन है वो हमसे क्या चाहता है, वो हमसे ये चाहता है कि हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से स्टार्ट करें, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से स्टार्ट करें और एक कंडीशन को लगाते हुए, एक कंडीशन को लगाते हुए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर आ जाए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर आ जाए। ठीक है, ये इस क्वेश्चन की डिमांड है, हमें इस क्वेश्चन में ये प्रूव करना है। तो कर लेते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें क्या बात पता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें बात पता है F इज इक्वल टू एम ए। अभी मैं आपको समझा रहा हूं, ये समझने वाला पॉइंट है। आप इसको भी लिख सकते हो और जो मैं आपको वर्डिंग में लिखवाऊंगा आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम एक कंडीशन लगाएंगे या फिर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी निकल सकता है। हमें इस चीज को बताना है, यहाँ पर चीज एक्सप्लेन करना है। तो हम क्या करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से स्टार्ट करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें क्या पता है, हमें एक रिजल्ट पता है F इज इक्वल टू एम ए। हमें क्या पता है, F इज इक्वल टू एम ए। हम इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करते हैं, वो चेंज क्या करेंगे, हम F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू बाई टी। हम यहां पर क्या करेंगे, ए की वैल्यू को पुट करेंगे, यानी कि ए का फॉर्मूला पुट करेंगे v माइनस यू बाय टी। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लेके आना चाहते हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है, इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स, कि अगर फोर्स ना हो, इसका मतलब क्या है कि हम यहां पर फोर्स को जीरो कर देते हैं, पुट F इज इक्वल टू जीरो। तो जीरो से क्या होगा, जीरो इंटू जीरो इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। हमारा ये वाला जो पार्ट है, ये वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, अब ध्यान से देखो, यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टी यहां पर आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो इंटू टाइम, जीरो इंटू समथिंग कुछ भी हो, जीरो हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन आपके पास, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 अब आपके पास क्या बन सकती है, जीरो इंटू एम, जीरो इज इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू। ये बन सकती है आपके पास इक्वेशन नंबर 3। कैसे बन सकती है, क्योंकि जब हम t को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज करो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके टाइम को यहाँ पर ले आए, तो टाइम इंटू जीरो, जीरो ही होने वाला है। क्लियर आपको बात है? तो क्या बन गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन, जीरो इज इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझने की कोशिश करना।
एक है हमारे पास m और एक है हमारे पास v माइनस यू, यानी कि दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट हमारे पास है। अब दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट हमारे पास जीरो है, वो कब होता है? अब आप ये समझो, मैथ, ये क्वेश्चन मैथ का आ गया। दो क्वांटिटी है, दोनों का प्रोडक्ट जीरो होता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दोनों में से एक क्वांटिटी जीरो जरूर होगी। दोनों में से ईदर m इज इक्वल टू जीरो और v माइनस यू इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पर आपको यह समझना है कि मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। मास कैन नॉट बी जीरो, मास कैन नॉट बी, मास जीरो कभी नहीं हो सकता। जब अगर मास जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है? डेफिनेटली v माइनस यू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। अगर m की वैल्यू जीरो नहीं है तो इसका मतलब क्या है? v माइनस यू की वैल्यू जीरो है, तो इसका मतलब क्या है कि v माइनस यू इज इक्वल टू जीरो आपके पास हो गया। अब यहां से आपको क्या मिलता है? यहां से हमें मिलता है v इज इक्वल टू यू, हमारे पास ये आ गया, ठीक है। दोबारा देख लो सेकंड इक्वेशन, f इज इक्वल टू m में से हमने स्टार्ट किया, एक कंडीशन लगाई, कंडीशन को लगाने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया? v इज इक्वल टू जीरो आ गया। अब जैसे ही हमारे पास v इज इक्वल टू यू आएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू जीरो और v इज इक्वल टू यू आएगा, वैसे ही तभी आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आ जाएगा। कैसे आ जाएगा वो समझने की कोशिश करो। इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स v is equal to u, this means if u is equal to 0, v is equal to 0, or if u having some value, if v have u having some value say 5 मीटर पर सेकेंड, तो v की वैल्यू भी क्या होगी? 5 मीटर पर सेकेंड ही होगी, क्योंकि हमने क्या निकाल दिया है? हमने ये प्रूव कर दिया है कि v u के इक्वल है। हमने क्या प्रूव किया है? v जो है u के इक्वल है। इसी वजह से अगर u की वैल्यू जीरो है तो v की वैल्यू भी जीरो रहेगी, और अगर u की वैल्यू आपके पास कुछ है, कोई भी वैल्यू आपके पास है, सपोज करो 5 मीटर पर सेकंड है, तो v की वैल्यू भी आपके पास क्या रहेगी? 5 मीटर पर सेकंड रहेगी। और यही तो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, u की वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। अगर वो इनिशियली रेस्ट पर है तो फाइनली भी रेस्ट पर है। अगर इनिशियली कुछ वैल्यू है, इसका मतलब मोशन में है, तो फाइनली भी सेम वैल्यू है। तो यही तो आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन्स इन मोशन, ठीक है। अगर उसको रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगानी पड़ेगी। तो फोर्स तो हमारे पास है ही नहीं, फोर्स तो हमने जीरो ले ली। तो आपको यहां से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मैंने इसको काफी हद तक एक्सप्लेन आपको कर दिया कि अगर हम क्वेश्चन क्या था हमारे पास? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज कंसिस्टेंट विद न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि अगर हम सेकंड लॉ से स्टार्ट करते हैं, कंडीशन को अप्लाई करते हैं, तो हम फर्स्ट लॉ पर आ सकते हैं। तो ये सारा था आपके पास एक पिक्चर फॉर्म में, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर्म में। इसका भी आप यूज कर सकते हो, आपको यहां से भी पूरे नंबर मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। और जो वर्डिंग वाला पार्ट आपको लिखना है, वो वर्डिंग वाला पार्ट मैं आपको अभी लिखवा देता हूं। इतना आप इसे कॉपी कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेकर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको कॉपी कर सकते हो। और इसके बाद मैं इसका वर्डिंग वाला पार्ट आपको लिख के दिखा देता हूं, जो आपने वर्डिंग में लिखना है, ठीक है। तो वर्डिंग में जो पार्ट आपको लिखना है वो बुकिश वर्डिंग लिखनी पड़ती है हमें, उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो मैं भी आपको पूरी की पूरी बुकिश वर्डिंग कॉपी करवा देता हूं। फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ वी हैव F is equal to ma, we have F is equal to ma। अब if F is equal to 0, then it implies that A is equal to 0। अब ये वही बात आ गई, A is equal to 0 means V minus U by T is equal to 0, V minus U is equal to 0 और V is equal to A, ठीक है। वही बात आ गई है यहाँ पर, समझने की कोशिश करना आप। मैंने आपको अपने तरीके से करवाया है, आप इस तरह से भी उससे लिख सकते हो। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दैट एक्सेलरेशन A is equal to 0 because mass cannot be 0, because mass cannot be 0। क्योंकि यहाँ पर देखो मास जीरो, क्योंकि हमने क्या किया? फोर्स को जीरो किया है, मास जीरो नहीं हो सकता, तो हमने क्या करा? एक्सेलरेशन को जीरो कर दिया। और अगर एक्सेलरेशन को जीरो करेंगे तो हमारा v इज इक्वल टू u आ जाएगा।
It means that in the absence of a net unbalanced force, in the absence of a net unbalanced external force, the acceleration of an object is zero and the object is in a state of uniform linear मोशन। मींस अगर एक ऑब्जेक्ट इनिशियली जीरो है, अगर आप यू की वैल्यू जीरो करते हो तो वी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर आप यू की वैल्यू कुछ मान के चलते हो, मींस 5 मीटर पर सेकंड मान के चलते हो, तो फाइनली भी वो क्या रहेगी, 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। और जब कभी ऐसा होता है कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम है, मींस देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन ही तो बोलते हैं, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में है। और यूनिफॉर्म मोशन मींस कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। ऑब्वियसली this is the result of first law of motion, first law of motion। Thus it is clear that, सारी क्वेश्चन की वर्डिंग आपने कॉपी कर देनी। Thus it is clear that second law of motion is consistent with Newton first law of motion। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को फिनिश करते हैं। मैं इस वीडियो में बहुत कुछ और भी कराना चाहता था, लेकिन ये वीडियो लेंथी हो रही है धीरे धीरे टाइम के साथ, तो आज के लिए इतना ही, हम बहुत है आपके लिए। आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पार्ट है आपके पास। उसके बाद आपके पास कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, आपने उनको भी ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, सभी तो नहीं करने की जरूरत है, जो एनसीईआरटी में आपके पास अवेलेबल है सिर्फ आप वही कर लेना, लेकिन आप उनको करना जरूर, समझना जरूर। ओके, थैंक यू।